सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट होगा। इस पार्ट में क्या होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाद में ऐड किए गए हैं, कहने का मतलब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ 1949 में, उसके बाद भी कुछ जैसे जैसे अमेंडमेंट 42 के तहत, अमेंडमेंट 44 के तहत, अमेंडमेंट 97 के तहत कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए थे। पार्ट 4 में उनका जिक्र करेंगे सभी का। हम यहाँ पे हम आप एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी आर्टिकल्स जो भी अमेंडमेंट्स के तहत न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए गए वो 36 से लेकर 51 में ही किए गए हैं। जैसे किसी को 39A बना दिया, 41B बना दिया, 41A बना दिया, इसी तरह। तो वो जो उनका जो आर्टिकल है 36 से 51 ही रहेगा। हाँ, उसमें A पार्ट B पार्ट जोड़ दिया गया है। हम देखेंगे हमारा क्या एजेंडा। तो पहले तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो नए अमेंडमेंट के तहत नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए हैं। जैसे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो ऐड किए गए हैं, 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए हैं, 97th अमेंडमेंट के द्वारा जो ऐड किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको पढ़ेंगे और देखेंगे। जो जैसे तो पार्ट 4 में दे रखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के अदर पार्ट्स में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखी हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। वो भी एक पॉलिसी मेकिंग में सरकार की मदद करते हैं। वो भी जो अदर पार्ट्स में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका भी हम इसमें जिक्र करेंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन में हमने जैसे देखा कि आर्टिकल के पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दे रखे हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। और ये गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं जब वो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही हो, जब कोई लॉ इनेक्ट कर रही हो उसके लिए। और ये रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सहायक होती हैं उनके लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनाते टाइम, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाते टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के टाइम। ये गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सहायक होते हैं। ये सब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वो पहली वाली वीडियो देख लेना। अब देखो कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखे थे, पर उसके बाद भी कई अमेंडमेंट्स हुए, 3-4 अमेंडमेंट्स हुए। उसके तहत कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऐड किए गए। इस वीडियो का हमारा मकसद क्या है, इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है कि हम वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे जो वेरियस अमेंडमेंट्स के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल्स दोबारा ऐड किए गए हैं, बाद में ऐड किए गए हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस अमेंडमेंट को। उसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ 39A। पहले वाले आर्टिकल 39 में ही क्लास A जोड़ दिया गया। इसमें क्या था कि जो लोग हैं, जो लोग किसी क्राइम के लिए पकड़े जाते हैं, जहां अलेज्ड क्राइम उन पर लग जाता है, तो गवर्नमेंट क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, प्रमोट करेगा कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके, और उनको हो सके तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, उनको हो सके तो उनको एक वकील भी प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई पर्सन किसी वकील को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और वो अपने आप को मानता है कि मैं बेकसूर हूँ, तो सरकार का फर्ज बनता है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि उसको एक वकील भी प्रोवाइड किया जाए। और सरकार को ऐसे सूटेबल लेजिस्लेशन बनाने चाहिए जिससे फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सके लोगों को, जो लोग लीगल एड लेने में असमर्थ हैं उनके लिए। फिर इसमें ही आर्टिकल 39F क्लॉज F ऐड किया गया। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, जो बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएं ताकि वो अपने आप को एक हेल्दी मैनर में अपने आप को डेवलप कर सकें और ऐसी कंडीशंस में रह सकें जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे डिग्निटी हो, और उनके चाइल्डहुड को इस तरह से बचाया जाए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उनको एक वस्तु की तरह यूज ना किया जाए, और उनका मॉरल अबैंडनमेंट ना हो। तो ये सब 39F में ऐड किया गया अमेंडमेंट 42nd के तहत 1976 में।
ठीक है, ये दो वाले हमने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39F में जो आर्टिकल 1970 जो अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किए गए। और इसमें एक और है आर्टिकल 43A के जो वर्कर्स हैं उनका जो गवर्नमेंट अंडर पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए, वो भी उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करें वर्कर, क्योंकि वर्कर के लिए मैनेजमेंट क्या करती है कि वर्कर के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है। कभी कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो वर्कर की सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देती हैं। तो अगर मैनेजमेंट में वर्कर का खुद का पार्टिसिपेशन होगा तो वो अपने लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बना सकेंगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बना सकेंगी। तो आर्टिकल 43 में एक क्लॉज जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के तहत कि जो वर्कर होंगे वो अंडरटेकिंग्स की, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी उस मैनेजमेंट का पार्ट होंगे। फिर आर्टिकल 48A जोड़ा गया इसी अमेंडमेंट के तहत कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, जितनी हमारे वन्य जीव प्राणी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ये आर्टिकल 48 तहत आर्टिकल 48 में एक क्लॉज के तहत जोड़ा गया अमेंडमेंट 42nd के तहत। तो अब हम करेंगे अमेंडमेंट 44 के तहत जो डायरेक्टिव 44 के तहत जो 1978 में जो जोड़े गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे आर्टिकल 38 में एक लॉ जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट होगी, वो कोशिश करेगी जो इनकम की इनक्वालिटीज़ हैं, इनकम की असमानताएं हैं, जो स्टेटस की असमानताएं, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ की असमानताएं हैं, स्टेट उनको दूर करने की कोशिश करेगी। स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो इनकम की असमानताएं को और स्टेटस की असमानताओं को, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी की असमानताओं को दूर करने की कोशिश करेगी। वो ना सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की असमानताओं को दूर करने की कोशिश करेगी, चाहे वो कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे कोई वो वीकर सेक्शन है, बीमन है, या कोई और वीकर सेक्शन है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, या किसी भी स्टेट के किसी भी पार्ट में, एरिया में रह रही हैं, या किसी डिफरेंट वोकेशंस में, डिफरेंट प्रोफेशंस में वो इन्वॉल्व हैं, उनके बीच जो असमानताएं हैं, जो पनप रही हैं असमानताएं हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी हमारी स्टेट। जी आर्टिकल 38A में कहा गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत। ये जो आर्टिकल था, ये जो क्लॉज था 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत डाला गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब 97th अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था, उसके तहत भी आर्टिकल 43 में एक बी क्लॉज ऐड किया गया था। इसमें क्या था कि स्टेट ऐसे प्रयास करेगी कि वो वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करेगी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हम देख लें कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको अपने कोऑपरेटिव तरीके से प्रोफेशनल मैनेजमेंट को, इनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ाने के लिए सरकार इंश्योर करेगी कि लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के कोई अपना बिजनेस सेटअप चला सकते हैं, और स्टेट लोगों के ऐसे एफर्ट्स को प्रमोट करेगी ताकि वो वॉलंटरी फॉर्मेशन करके जहाँ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग के तहत कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चला सकते हैं। जिन 97th अमेंडमेंट 2011 के तहत आर्टिकल 43 में बी क्लॉज ऐड किया गया था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करता है। इसके बिना हम अदर पार्ट्स में भी, जैसे कि हमने देखा कि पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन किए गए हैं, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स में भी मेंशन किए गए हैं। जैसे हम आर्टिकल 51A की बात करें तो ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में जो ऑफिसर्स हैं, उनकी एक ड्यूटी होगी कि वो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं या मिनॉरिटीज़ के चिल्ड्रन हैं, मिनॉरिटीज़ के बच्चे हैं,
उन लोगों को उनकी जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, वो उनको उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। ये ड्यूटी होगी वहाँ के ऑफिसर्स की, कोई भी हो, कोई बीजी हो, कुछ भी हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो मिनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, जैसे सिख, बुद्धिस्ट, जहाँ मुस्लिम तो मिनॉरिटीज़ में हैं, तो इनके बच्चों को जो एजुकेशन प्रदान की जाएगी वो उनकी मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। जैसे पंजाब में सिख हैं, सिख को पंजाबी लैंग्वेज में उनकी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और ये ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वो उनको उनकी मदर टंग में या उनकी मातृभाषा में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, मिनॉरिटी क्लास के लोगों को या उनके बच्चों को। अब आर्टिकल 335 आर्टिकल क्या कहता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब को उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो यूनियन की सर्विसेज में या स्टेट सर्विस में पार्टिसिपेट करें, जहाँ तो वो स्टेट सर्विस के पार्ट हों या यूनियन और स्टेट सर्विस की जो अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको उन पे अपॉइंट किया जाए, और ये कंसीडरेशन उनको किया जाएगा। ये आर्टिकल 335 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 351, अब ये यूनियन की ये ड्यूटी होगी कि वो लोगों में हिंदी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करेगी, ताकि हम अपने आर्टिकल 351 कहता है कि ये ड्यूटी होगी यूनियन की, वो लोगों में हिंदी लैंग्वेज के प्रचार प्रसार का ध्यान रखेगी, ताकि लोग अपने कल्चर के हिसाब से या सोशल एलिमेंट के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़ सके, किसी एक लैंग्वेज के साथ अपना कम्युनिकेशन बना के रख सके। ये आर्टिकल 351 में ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही इसे आप मान सकते हैं। सरकार की ये ड्यूटी बनती है हिंदी का स्प्रेड करें। ये हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे देखा। हमने देखा कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो लेटर इंट्रोड्यूस किए गए थे आर्टिकल 42 के तहत, आर्टिकल 44 के तहत, अमेंडमेंट 42 के तहत, अमेंडमेंट 44 के तहत और अमेंडमेंट 97 के तहत जो ऐड किए गए थे वो हमने यहाँ पे पढ़े। और हमने इसमें आपके माइंड में एक बात और होगी, जैसे कुछ आर्टिकल हमने देखे थे कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये इनको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी को। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। तो इनमें भी कुछ जैसे आर्टिकल 43A और आर्टिकल 40A वो उन प्रिंसिपल पर आधारित है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और आर्टिकल जो 48A है वो लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। ये आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।